टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एजुकेशन के जो थर्ड पेपर आपका हुआ है, यानी कि 103 पेपर कोड वाला, उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर की दृष्टि से यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। और आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जामिनर की चॉइस है। यानी कि ये मैंने मॉडल पेपर नहीं सेट किया है, एग्जामिनर खुद ऐसे पेपर्स बनाते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं मैंने अपने मॉडल पेपर में ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं। तो एक प्रकार से आप चाहे मॉडल पेपर को देखेंगे या इन क्वेश्चंस को देखेंगे, बात एक ही है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि जितने भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मैंने संकलित कर दिए हैं, सारी वीडियोस को आप 2022 के मॉडल पेपर को, 2022 के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे उनको, और 2023 वाले अगर आप देखते चलेंगे सभी विश्वविद्यालय के, तो आप अपने विश्वविद्यालय की जब परीक्षा देने जाएंगे आपको एकदम से हलवा लगेगा, जैसे गाजर का हलवा होता है, इस समय खा लेते हो आप शादी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आप ऐसे पेपर को भी ऐसे ट्रीट करेंगे उसके साथ। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 ये आपका क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ये पेपर कोड दिया हुआ है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन ये सेकंड पेपर है उसका, ठीक है। और वैसे तीसरा पेपर है। 24 तारीख को ये परीक्षा संपन्न हुई है और इसकी आंसर की यानी कि इसके उसको सॉल्व करवाने के लिए मैं तत्पर हूँ। देखें यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 1 घंटे का समय दिया जाता है, 60 नंबर का आपका पूर्णांक है, 1.5 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कैसे हम प्रश्नों के उत्तर को चलेंगे, मतलब कि हल करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी हल करना है। पहला प्रश्न आपका आ चुका है भाई। पहला प्रश्न आपका देखेंगे, राधा कृष्णन कमीशन इज नोन एज, राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। तो भाई राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1948 से 1949 के बीच में आप देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना गठन होता, तो राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, 1948 टू 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु वाज द सपोर्टर ऑफ टीचिंग बाय क्राफ्ट, यानी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के समर्थक कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर यही होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर LS मुदालियर थे। बताएं कौन थे भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर LS मुदालियर इज राइट आंसर, इसके अध्यक्ष थे ये ऑप्शन, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया था कि विच वन इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन, इनमें से कौन शिक्षक शिक्षण की समस्या नहीं? देखिए, प्रशिक्षण को जीवन उपयोगी बनाने की समस्या, ये एक समस्या होती है एक टीचर के समक्ष। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम की संकीर्णता भी है, तो ये भी एक समस्या है। धार्मिक शिक्षा की समस्या कोई नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान की समस्या भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए आज के वर्तमान समय में, तो इसका सी होगा। छठवां क्वेश्चन साहब जिसका पेपर है उसका लगभग अधिकतर प्रश्न सही हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे, हु वाज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल महोदय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिन्होंने सी लगाया होगा उनको 1.5 नंबर मिल जाएगा। 1837 में फ्रोबेल महोदय ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थापना करी। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच सिस्टम इज रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन, कौन सी प्रणाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है भाई? तो आप सभी को पता होगा किंडरगार्टन प्रणाली भी संबंधित है, नर्सरी प्रणाली और मॉन्टेसरी प्रणाली, ये सब पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया था, बाकी जिनकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्रश्न 8वां नंबर है, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं भाई, जो है औपचारिक शिक्षा देना शुरुआत से ही तात्पर्य नहीं होता है पूर्व प्राथमिक में। अच्छी आदतों का विकास करना, बालकों के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, ये सब उद्देश्य हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है, सेंसरी ट्रेनिंग भी होती है बच्चों की। तो डी ऑप्शन, औपचारिकता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, अनौपचारिक रूप से ही बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, उनके साथ ट्रीट होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु एडवोकेट फर्स्ट फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने सर्वप्रथम वकालत करी, किस आयोग ने करी भाई? तो किस आयोग ने करी थी? 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच इज द मेजर प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के विकास की मुख्य समस्या क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास की जो मुख्य समस्या है वो कौन सी भाई? वो समस्या है अपव्यय और अवरोधन की। यानी को बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वेस्टेज यानी कि, और इसके अलावा स्टिगेशन, यानी कि वो कहीं तो या तो भाई वो छोड़ देते परीक्षा या फिर फेल हो जाते हैं, या किन्हीं कारणों के बस में वो एक ही दर्जे में बार बार, तो इसके कारण से दो समस्याएं होती है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ प्रिवेंट स्टेगनेशन। यानी कि अवरोधन को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? शिक्षण विधि में परिवर्तन किया जाना चाहिए, बाल श्रम को प्रतिबंधित करना चाहिए, परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना चाहिए अवरोधन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कंपलसरी एजुकेशन इज रिलेटेड टू। अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, बताए भाई अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित है? तो अनिवार्य शिक्षा आपकी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु टर्म्ड सेकेंडरी एजुकेशन एज हायर सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा किसने कहा? तो माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा किसने कहा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर आयोग ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 14वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सर्व शिक्षा अभियान इज रिलेटेड टू विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां नंबर आपका आ चुका है। 15वां नंबर प्रश्न आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। कौन में मतलब कि निम्न में से कौन मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है? आवासीय विश्वविद्यालय नहीं होता है, ये परिसर रहित विश्वविद्यालय होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, यूनिवर्सिटी विदाउट कैंपस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है? Which one of the following is not a problem of higher education। निम्न में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है भाई? 16वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 भाषा यानी कि स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज। ये समस्या नहीं, बाकी उद्देश्यहीनता की समस्या है, अनुशासन की समस्या है, पाठ्यक्रम के अप्रभावशीलता की समस्या भी उच्च शिक्षा में दिखाई पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं कि एक ही पाठ्यक्रम वहाँ का बहुत जटिल है, मतलब कि आप देखेंगे बीएचयू की जो है पाठ्यक्रम है उसमें भी बहुत ज़्यादा दोष आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब मैं तो खास करके वहाँ पे पढ़ा भी हूँ, तो एक ही 15-15 16-16 साल से एक ही पाठ्यक्रम है, उसमें कोई चेंजमेंट ही नहीं हुआ है। चेंजमेंट होना, अब जो शामिल है वही 15 साल से वही एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो वो फिर दिक्कत होती है। उसमें परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन आप हर चीज़ में करते हैं, लेकिन आप जब शिक्षा की बात आती है, नवीनता की बात आती है विचारों में, तो उसमें नहीं करते हैं। बस केवल आप जो है पूजा पाठ ना करो, धर्म को ना मानो, यही सब चीज़ें लोग बताएंगे कि यही सब जो है आधुनिकता है, यही सब मॉडर्निटी है, यही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गलत चीज़ है वो। हर चीज़ में नवीनता लाने का प्रयास करो, बजाय कि केवल धर्म को ना मानो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन MHRD वाज क्रिएटेड। MHRD का निर्माण कब हुआ? तो MHRD का निर्माण कब हुआ भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। MH यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, मानव संसाधन मंत्रालय जो है, इसकी स्थापना आपसे पूछ रहा है कब हुई? तो 26 सितंबर 1985 को ही, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 18वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मार्क द पर्सन
हु नॉट कंट्रीब्यूटेड इन टीचर एजुकेशन, उस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जिन्होंने शिक्षा में अपना योगदान नहीं दिया था। लॉर्ड मैकाले ने दिया था, चार्ल्स वुड ने भी दिया था, वुड चेस पे मतलब कि आप वुड की घोषणा पत्र आप देखते हैं, लॉर्ड मैकाले ने भी दिया था, विलियम हंटर ने भी दिया था, लॉर्ड कर्जन ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि यही सभी लोगों ने मिल करके तो क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था को अपनी बिगाड़ दिया एकदम से। जो अपनी शिक्षा में अच्छी चीजें थी उनको खत्म करके अपनी चीजों को थोपने का प्रयास किया हम लोगों पर। तो ये एक प्रकार से आपको सुधरना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा इन चीजों में। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है, टीचर ट्रेनिंग। प्रश्न आपका क्या है भाई, टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आर, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्था इनमें से कौन सी है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, प्रशिक्षण संस्था जो है इनमें से कौन सी है भाई, तो इनमें से कौन सी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखें, व्हेन MHRD वाज क्रिएटेड, MHRD का निर्माण कब हुआ, तो ये मैंने मतलब ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते, लॉर्ड कर्जन वाला भी हो चुका था ये। 19वां प्रश्न आपका देखें, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था इनमें से कौन सी है। 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 19वें करेक्ट आंसर क्या होगा भाई बताएं। इसका जो है क्या होगा, NCERT जो है ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्था नहीं है। NCTE जो है आपकी, NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, NCTE इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो है ये जो आपका RCE है, यहाँ पर आप देख रहे हैं RCE का मतलब होता है रीजनल, जो मतलब कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी, उसका एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षा संस्थान होती तो वो है। ठीक है, NCERT का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, NCTE इज राइट आंसर 19 का। 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे, नॉर्मल स्कूल प्रोवाइड ट्रेनिंग, यानी कि नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन। कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको बता दूं कि जगदीश कुमार वर्तमान के अध्यक्ष हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न देखिए, डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1994 में। ठीक है, 1994 डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डेप्ट भी बोलते हैं, यानी कि DPEP। ठीक है, DPEP भी इसको बोलते हैं, DPEP शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मल्टीपर्पज स्कूल वाज रिकमेंडेशन ऑफ, बहुउद्देशीय शिक्षा या बहुउद्देशीय विद्यालय का सुझाव क्या था। मतलब बहुउद्देशीय शिक्षा का सुझाव दिया था, किसने दिया था भाई, तो इसका सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, नवोदय स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन, नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करता तो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, फ्रॉम क्लास 6 टू 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो ये प्रोवाइडिंग मिनिमम फैकल्टीज, मिनिमम जो है फैसिलिटीज टू प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। बताएं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच इज नॉट अ डेफ्ट ऑफ हायर एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा का दोष नहीं है। शिक्षा बालकों के समरस विकास को प्रभावित नहीं कर रही है, यह एक दोष है। शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है, यह भी एक दोष है। कौशल के विकास का अभाव है, ये भी एक दोष है। सैनिक शिक्षा का अभाव, ये दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन हायर एजुकेशन शुड बी ओनली, यानी उच्च शिक्षा प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? देखें, अब इसमें संदिग्धता है मुझे, बहुत सारे आपको मिलेंगे तो केवल अंग्रेजी में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज बताते हैं, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन, चूंकि ओनली नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट एन एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है योग्य नागरिक बनाना, उद्देश्य होता है संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और विकास करना, उद्देश्य होता है कि सभी प्रकार के ज्ञानार्जन का अवसर उपलब्ध करना। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, हायर एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी उच्च शिक्षा में सम्मिलित है। बताएं उच्च शिक्षा में क्या क्या सम्मिलित है भाई? उच्च शिक्षा में आपका क्या सम्मिलित है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें, यानी स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी और तकनीकी, ये सब सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फटाफट से बताएंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय, DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय जो हैं ये स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था, फटाफट से बताएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था, कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम इन टू इफेक्ट ऑन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2009 का जो अधिनियम था ये भाई, तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1 अप्रैल 2010। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेयर वाज द जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किस जगह पर हुई थी? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर, मदरसा वाज ट्रेडिशनली रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज नाउ नॉट इन प्रैक्टिस, यानी मदरसा पारंपरिक रूप से किस शिक्षा स्तर से संबंधित है जो अब प्रचलन में नहीं है? ये पूर्व मतलब प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, और मेरे हिसाब से ये डी भी लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो बी या फिर डी। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, इन विच ईयर शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, शिमला शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ? शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था शिमला का, वो हुआ था भाई 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर, हाउ मेनी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आर वर्किंग अंडर NCERT, NCERT के कितने शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं? तो 4 कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन कौन संस्थान उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करता है? तो UGC करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 39 नंबर प्रश्न है, द EM ऑफ डाइट इज DIET, यानी डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को सुगम बनाना, प्राथमिक शिक्षा को सुगम बनाना। क्या उद्देश्य है भाई? तो इसका उद्देश्य है दोनों को करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें 40 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड द एस्टेब्लिश्ड ऑफ NIOS, यानी NIOS की स्थापना निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? तो ये प्रेरित थी भाई किससे? ये प्रेरित थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के, यानी कि नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी, नवीन एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, उससे प्रेरित थी NIOS। NIOS की बात की, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, तो इस प्रकार से आपने 40 क्वेश्चंस को समझा विस्तार से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू।